हाँ, ये वही है। टीचर आए और उन्होंने कई तकनीकों से उसका इलाज किया, जिससे न केवल उसकी जान बच गई, बल्कि उसके शरीर से घातक जहर भी पूरी तरह से साफ हो गया। वाइस प्रिंसिपल केशव ने घटना का विस्तार से वर्णन किया। स्पष्टीकरण सुनने के बाद डीन काल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप यह कह रहे हैं कि उसने न केवल मृतकों को वापस जीवित किया, बल्कि एक ऐसी बीमारी को भी ठीक किया जिसे अनगिनत डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए? उसकी मेडिकल स्किल्स इतनी असाधारण कब से हो गई? मृतकों को पुनर्जीवित करना और टूटी हड्डियों को जोड़ना ऐसे महान कार्य थे जिनके बारे में उन्होंने अब तक कभी सोचा भी नहीं था, और यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जो चमत्कार करने के लिए जाना जाता है। मुझे कैसे पता चलेगा? वाइस प्रिंसिपल केशव ने कड़वी सांस ली और अपना सिर हिलाया। इतना ही नहीं, उन मामलों को संभालने के बाद टीचर विपिन तुरंत महाजन ट्रैवल लाइन में पहुंचे। सूर्यवंशी जड़ी बूटी बेवजह मुरझा गए थे, जिन्हें बचाना किसी भी माली की क्षमता से परे था। उन्होंने बस उन पर शराब की एक बोतल डाली और पीली पत्तियों को काट दिया। पौधा जल्द ही फिर से खिल उठा। क्या यह हर्बल महारत है? डीन काल की आंखें चौड़ी हो गईं। वाइस प्रिंसिपल केशव ने सिर हिलाया। हां। उसके बाद वह खुशबू मंडप में गया और एक भयंकर लड़ाई के बाद कुख्यात चोर शक्ति को पकड़ लिया। फिर वह हथियार बनाने में मास्टर नितिन का मार्गदर्शन करने के लिए कोल्ड विलो गली में चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य हथियार बनाया गया। बाद में उन्होंने ल्यूडेंग स्ट्रीट का दौरा किया और लिंग्युन सीक्रेट लॉक को खोला, जिसने दशकों से अनगिनत विशेषज्ञों को उलझन में डाल रखा था। इस दौरान उन्होंने एल्डर डूजू द्वारा 30 साल पहले छोड़ी गई प्रसिद्ध शतरंज पहेली को भी सुलझाया। यह डीन काल जितना ज्यादा सुनता गया, उतना ही ज्यादा हैरान और उलझन में पड़ता गया। खुद को रोक न पाने के कारण उसने कहा, इन सभी कामों में बहुत ज्यादा इनाम जुड़े हुए थे। बिल्कुल, लगता है कि टीचर विपिन पैसे कमा रहे हैं। आधे दिन से भी कम समय में उन्होंने कम से कम 10 मिलियन सोर्स कॉइन कमा लिए होंगे। वाइस प्रिंसिपल केशव ने हंसते हुए कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि ये समस्याएं जो व्हाइट रॉक सिटी और यहां तक कि शाही राजधानी में अनगिनत एक्सपर्ट्स को वर्षों से परेशान कर रही थीं, उन सभी को उन्होंने कुछ अतिरिक्त पैसों के लिए थोड़े समय में हल कर दिया। डीन काल की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये चुनौतियां पौराणिक थीं, जिनके बारे में उसने बचपन से सुना था। उनकी प्रसिद्धि और आकर्षक पुरस्कारों ने न केवल स्थानीय एक्सपर्ट्स को, बल्कि पड़ोसी शहरों और शाही राजधानी के महारथियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया था, लेकिन वे सभी असफल रहे। आमतौर पर इनमें से सिर्फ एक समस्या को हल करने से ही कोई व्यक्ति पूरे शहर में मशहूर हो जाता था, लेकिन विपिन ने उन सभी को हल कर दिया, मानो वह एक से दूसरे तक दौड़ रहा हो और बिना किसी मेहनत के इनाम इकट्ठा कर रहा हो। यह समस्याओं का समाधान नहीं है, यह पैसा कमाने का एक तरीका है। डीन काल ने हैरान होकर सोचा। हां, उसने न केवल उन सभी को हल किया, बल्कि प्रत्येक समाधान दोष रहित था।
वाइस प्रिंसिपल केशव ने सिर हिलाया। इसीलिए मुझे संदेह है कि यह टीचर विपिन केवल एक टीचर नहीं है। डॉक्टरी, चेस, लोहारी, ट्रैकिंग और हर्ब्स में उसकी प्रतिभा अद्वितीय होनी चाहिए। डीन काल बहुत परेशान था, इसलिए बोल नहीं सका। उसे लगा कि उसने विपिन को ज्यादा आंका है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कम आंका था। यह आदमी एक अक्षय सोने की खान की तरह था, जो हर मोड़ पर नए खजाने को उजागर करता था और सभी को हैरान और मोहित कर देता था। जब विपिन पैसे कमाने के तरीके खोजने में व्यस्त था, डीन काल और अन्य लोग स्तब्ध खड़े थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मित्तल फैमिली की हवेली के बाहर संजय मित्तल और कई बुजुर्ग गेट के पास चुपचाप इंतजार कर रहे थे। यहां तक कि वैभव ने भी अपनी सामान्य हरकतें बंद कर दी थीं। वह बेचैन आंखों से इधर उधर देखते हुए स्थिर खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। वास्तव में आज वह दिन था जब स्वर्ग के मास्टर राजा भुवनेश्वर का आगमन होने वाला था। चाहे विपिन वास्तव में एक राक्षस हो या स्वर्ग का मास्टर था, एक बार राजा भुवनेश्वर के आने के बाद कोई छिपने की जगह नहीं होगी। कुछ समय बाद आसमान में चील की चीख गूंज उठी। सभी ने ऊपर देखा तो एक विशालकाय काले स्केल वाला फीनिक्स ईगल दिखाई दिया, जिसके पंख 60 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे और वह अविश्वसनीय गति से उड़ रहा था। ब्लैक स्केल्ड फीनिक्स ईगल भीम रैंक पर एक ओरिजिन बीस्ट, अपनी ताकत और तेजी के लिए जाना जाता था, जो एक दिन में दसियों हजार मील की दूरी तय करने में सक्षम था। यह मायावंश किंगडम की शाही राजधानी में सबसे आम उड़ने वाले माउंट में से एक था। यह राजा भुवनेश्वर है। वैभव की आंखें चमक उठीं और वह तेजी से आगे बढ़ा। आकाश में चील की ओर हाथों को मोड़कर झुक गया। हम राजा भुवनेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। हम राजा भुवनेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। हम। एक धीमी सी आवाज आई जब एक अधेड़ उम्र का आदमी बाज की पीठ पर खड़ा हो गया। लगभग 40 वर्ष की आयु में उनकी उपस्थिति पहली नजर में ही सम्मान पैदा करती थी तथा उनमें गहन आत्मिक शक्ति का भाव झलकता था। उनकी साधना संभवतः राजा अथर्वराज जैसे विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी, जो दक्ष रैंक में पहुंच चुके थे। भाग्य को नियंत्रित करने की चाह रखने वाले स्वर्ग के मास्टर के लिए एक असाधारण रूप से मजबूत आत्मा आवश्यक थी। वास्तव में स्वर्ग के मास्टर बनने के लिए किसी को कम से कम भीम रैंक में होना चाहिए। राजा भुवनेश्वर चील से कूद पड़ा। उसकी नजर वैभव पर पड़ी। तुम्हें इस विपिन के बारे में क्या पता चला है? गहरी सांस लेते हुए वैभव ने अपनी जेब से एक किताब निकाली और उसे थमा दिया। राजा भुवनेश्वर को रिपोर्ट करते हुए कई संदिग्ध बिंदु हैं। यह वह जानकारी है जो मैंने पिछले कुछ दिनों में एकत्र की है। कृपया एक नजर डालें। राजा भुवनेश्वर ने नोटों को पलटा। प्रत्येक पृष्ठ के साथ उसका माथा और भी गहरा होता जा रहा था। उनके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट ने कुछ ही दिनों में अपनी शक्ति को 100 गुना बढ़ा लिया है। 3 सितारा लेवल के शिखर तक पहुंच गए हैं। 1 घंटे में 30 घोड़ों को वश में कर लिया है। केवल 1/4 घंटे में डेस्टिनी डिस्क से स्वर्ग की सभी दिव्य ऊर्जा को निकाल लिया है। यह किसी भी सामान्य स्वर्ग के मास्टर की क्षमता से परे है।
यहां तक कि अद्वितीय प्रतिभा के साथ भी। डेस्टिनी मास्टर्स वास्तव में कई योग्यताएं सीख सकते हैं जो औसत अभ्यासी से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। फिर भी विपिन के करतब चमत्कारी थे, जो पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते थे। राजा भुवनेश्वर के चेहरे पर कठोरता देखकर वैभव ने सावधानी से पूछा, प्रभु, आप क्या सोचते हैं? किताब बंद करते हुए राजा भुवनेश्वर की आंखों में चमक आ गई। एक राक्षस सिर्फ पढ़ाने में ही बेजोड़ नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट को तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। मुख्य बात यह है कि वे कई क्षेत्रों में महारत रखते हैं, जिनमें से प्रत्येक में असाधारण दक्षता होती है। हालांकि मैं इस विपिन से नहीं मिला हूं, लेकिन आपकी रिपोर्ट के आधार पर भले ही वह राक्षस न हो, लेकिन वह किसी से निकटता से जुड़ा हुआ जरूर होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वैभव ने घबराकर पूछा। चूंकि उसका लेवल 7 सितारा पर है, इसलिए हमें अप्रत्याशित परिणामों को रोकने के लिए तेजी से कार्य करना चाहिए और उसे पकड़ लेना चाहिए। गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ें, राजा भुवनेश्वर ने ठंडे स्वर में कहा। वैभव का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन अगर हम गलत हुए तो क्या होगा? गलत? राजा भुवनेश्वर ने अपना सिर हिलाया। एक बार जब हम कार्रवाई करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह गलत है या नहीं। गलती जैसी कोई चीज नहीं होती। मायावंश किंगडम का डेस्टिनी हॉल में यूनिटी नहीं थी। विभिन्न गुटों ने प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की। कोई भी समर्पण करने को तैयार नहीं था। अगर वह सही था तो राजा भुवनेश्वर बुद्धा शकुनी को मात देकर लंबे समय से प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो जाएगा। लेकिन अगर वह गलत था तो सालों की मेहनत बेकार हो सकती थी। इस प्रकार इसमें कोई गलती नहीं थी, केवल जीत या हार थी। एक मृत व्यक्ति को सही या गलत की परवाह नहीं होती। मैं समझ गया। वैभव का चेहरा सख्त हो गया। वैभव के दृढ़ संकल्प को देखकर राजा भुवनेश्वर ने सहमति से सिर हिलाया और संजय मित्तल की ओर देखा। आप मित्तल फैमिली के मुखिया होंगे। आपने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया है। निश्चिंत रहो, ईमानदारी से मेरी सेवा करो और तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मित्तल फैमिली जल्द ही व्हाइट रॉक सिटी में प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा। संजय मित्तल का चेहरा चमक उठा और वह झुक गया। धन्यवाद राजा भुवनेश्वर, आपके उपकार के लिए। राजा भुवनेश्वर ने निर्देश दिया, विपिन के घर को घेर लो। अगर बात बाहर निकल गई और वह भाग गया तो तुम्हारा पूरा मित्तल फैमिली इसकी कीमत चुकाएगा। संजय मित्तल ने सिर झुकाया। हम अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। हालांकि मुझे पहले ही कुछ कबूल कर लेना चाहिए। राजा भुवनेश्वर ने भौहें सिकोड़ी। बोलो। संजय मित्तल ने बताया, मेरी बेटी मिताली किसी कारण से विपिन के बहकावे में आ गई है और उसे अपना गुरु मान लिया है। यहां तक कि उसने मुझसे संबंध भी तोड़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि राजा भुवनेश्वर दया दिखाएगा और उसे पकड़ते समय उसे छोड़ देगा। राजा भुवनेश्वर की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। राक्षस मन को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। झुई राजवंश में एक ऐसे ही साधक ने 3 दिनों के भीतर 100 से ज्यादा शिष्यों की भर्ती की, जिनमें राजकुमार और आम लोग शामिल थे, जिनमें से किसी को भी मना नहीं किया जा सका। इससे उसे भागने का मौका मिला,
और वह अभी भी पकड़ा नहीं गया है। आपकी बेटी सिर्फ 16 साल की है। उसका प्रभावित होना सामान्य बात है। चिंता न करें, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद प्रभु। संजय मित्तल ने राहत की सांस ली। चलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर विपिन विरोध करता है तो उसे मौके पर ही खत्म कर दो। राजा भुवनेश्वर ने तीखी आवाज में आदेश दिया। समझ गया। संजय मित्तल ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अफसोस झलक रहा था। अगर उसे राजा भुवनेश्वर के रवैये का पता होता तो वह कुछ दिन पहले विपिन को 3 डेस्टिनी डिस्क उपहार में देने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे विपिन को पकड़ लेते तो वे आइटम उसके पास ही रहते। सिटी लॉर्ड के भवन में राजा अथर्वराज दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे। तभी एडवाइजर सिसोदिया दौड़ते हुए आए। मुसीबत, 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 मुसीबत। एडवाइजर सिसोदिया का माथा गहरा सिकुड़ा हुआ था। क्या हुआ? राजा अथर्वराज ने हैरान होकर ऊपर देखा। अभी अभी मित्तल फैमिली में हमारे जासूस ने खबर दी है कि राजा भुवनेश्वर आ चुके हैं और मित्तल फैमिली के मुखिया के साथ चर्चा कर रहे हैं। और बुजुर्ग ल्याओ शिकवान ने कहा। राजा अथर्वराज ने शांति से सिर हिलाया। हमें पहले से ही पता था कि राजा भुवनेश्वर गुप्त रूप से मित्तल फैमिली का समर्थन करता है। अगर वह हमें परेशान किए बिना आता है तो हम यह दिखावा कर सकते हैं कि हमें नहीं पता। शहर का स्वामी होने के बावजूद वह स्वर्ग के मास्टर को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कभी कभी अज्ञानता ही आनंद थी। अगर यह सिर्फ डेस्टिनी डिस्क के व्यापार के लिए है तो हम इसे अनदेखा कर सकते हैं। एडवाइजर सिसोदिया ने अपने हाथों को कस लिया और राजा अथर्वराज की आंखों से नजरें मिलाईं। उसकी आवाज में तत्परता थी। लेकिन अगर वे टीचर विपिन पर घात लगाने की योजना बना रहे हैं तो क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? घात लगाने वाले टीचर विपिन जवान? राजा अथर्वराज अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वह एक स्वर्ग का मास्टर है जिसके पास स्वर्ग का तकदीर है। एक पल के लिए राजा अथर्वराज को कुछ महत्वपूर्ण बात समझ में आई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह सही नहीं है। अगर मुझे सही से याद है तो यह राजा भुवनेश्वर जेनिथ किंगडम के मास्टर धीरू द्वारिका की भाग्य शिक्षाओं का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि उसका भाग्य अद्वितीय नहीं है। जबकि हर व्यक्ति का भाग्य एक ही होता है, लेकिन हर स्वर्ग के मास्टर को मौत तक संघर्ष नहीं करना पड़ता। केवल वही लोग जो एक ही भाग्य साझा करते हैं और सीधे प्रतिस्पर्धा में होते हैं, वे ही इस तरह की चरम सीमाओं तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग भावनाहीन तलवार पथ की साधना करते हैं, उन्हें शिखर तक पहुंचने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उसी पथ के हर साधक को हराना होगा। इसी तरह एक लोहार को एक सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए उस पथ पर किसी और को खत्म करने की आवश्यकता होती है। भाग्य की यह विलक्षणता एक ही संप्रदाय के शिष्यों को और कभी-कभी तो गुरु और शिष्य को भी शत्रु बना देती है। एक बार एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने अपने माता-पिता, अपनी पत्नी
और बच्चों और यहां तक कि अपने शिष्यों को मारकर अपने सभी संबंधों को समाप्त करके सर्वोच्च शक्ति प्राप्त की थी। बेशक यह केवल उच्च स्तरों पर ही होता है, आम तौर पर 7 सितारा स्वर्ग के मास्टर से ऊपर। हालांकि सामान्य मास्टर्स के लिए एक साथ साधना करना संभव है, अधिक से अधिक प्रगति थोड़ी धीमी हो सकती है। उदाहरण के लिए राजा भुवनेश्वर किस्मत बदलने वाली चाकू की प्रैक्टिस करता है। उस हथियार के साथ उसके पास अद्वितीय प्रतिभा है और उसका गुरु धीरू द्वारिका है, जो जेनिथ किंगडम में किस्मत बदलने वाली चाकू के लीडर है। धीरू द्वारिका केवल 3 सितारा जानने वाले भाग्य क्षेत्र में एक मास्टर है, अभी भी भाग्य प्रयास से दूर है। इसलिए इस किस्मत बदलने वाली चाकू को अद्वितीय होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव का विस्तार करने से लाभ होता है, जो भाग्य के सर्जक के रूप में धीरू द्वारिका के लिए फायदेमंद है। जब तक वे भाग्य प्रयत्न क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते, तब तक सभी शिष्य और अनुयायी सुरक्षित रहते हैं। वर्तमान में विपिन, हालांकि उसका विशिष्ट भाग्य अज्ञात है, निस्संदेह किस्मत बदलने वाली चाकू से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, वह राजा भुवनेश्वर के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है, तो उसे घेर कर क्यों मारा जाए? यह कोई भाग्य प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक राक्षस है। एडवाइजर सिसोदिया ने गंभीरता से कहा। एक राक्षस? राजा अथर्वराज ने भौहें सिकोड़ी। यहां तक कि राजा के रूप में भी उन्होंने इस शब्द के बारे में नहीं सुना था। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो भाग्य को बाधित करने में सक्षम है, जिसे डेस्टिनी हॉल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह से बारीकियों के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि राजा भुवनेश्वर ने पहले ही मित्तल फैमिली को विपिन को घेरने का आदेश दिया है और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर उसे मार डालने का आदेश भी जारी किया है। राजा अथर्वराज अचंभित रह गया। ऐसा आदेश भयावह था। विपिन की प्रतिभा प्रभावशाली थी और उसकी प्रगति तेज थी, लेकिन एक पूरे परिवार और एक स्वर्ग के मास्टर का सामना करते हुए उसके पास कोई मौका नहीं था। क्या करें? उनकी चिंताओं को देखते हुए एडवाइजर सिसोदिया ने आगे कहा, सिटी लॉर्ड, मिस विपिन की छात्रा है। अगर वह वास्तव में एक राक्षस है, तो मुझे डर है कि उसे फंसाया जाएगा, और यहां तक कि आप भी बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएंगे। हालांकि उन्हें मायावंश किंगडम द्वारा सिटी लॉर्ड नियुक्त किया गया था, लेकिन डेस्टिनी मास्टर्स इस दुनिया में सबसे ऊपर हैं। अगर उन्होंने डेस्टिनी हॉल को नाराज किया, तो न केवल राजवंश उनकी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि वे दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में उन्हें दंडित भी कर सकते हैं। आपका क्या सुझाव है? राजा अथर्वराज ने उसकी ओर देखा। एडवाइजर सिसोदिया की आंखों में चमक थी। 2 विकल्प। पहला, सिटी लॉर्ड के महल से सैनिकों को राजा भुवनेश्वर का समर्थन करने के लिए भेजें, ताकि वे विपिन को पकड़ने में मदद कर सकें, ताकि वफादारी का प्रदर्शन किया जा सके। इस तरह अगर मिस इसमें शामिल हो जाती है, तो हमारे पास राजा भुवनेश्वर से नरमी बरतने का अनुरोध करने का मौका होगा। आखिरकार अज्ञानता हमें दोष मुक्त करती है। अगर हम सद्भावना से काम करते हैं, तो कोई भी गलती समझ में आती है। और दूसरा,
पहले की तरह व्यवहार करो, कुछ भी न जानने का दिखावा करो। चुपचाप मिस को सूचित करो कि वह विपिन से सारे संबंध तोड़ लें। उस स्थिति में भले ही उसे कुछ हो जाए, लेकिन वह फंसी नहीं जाएगी, और अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे पास पैंतरेबाजी करने की गुंजाइश होगी। क्या कोई तीसरा विकल्प नहीं है? राजा अथर्वराज चुप हो गया। अपने स्वामी की वफादारी की मजबूत भावना को जानते हुए एडवाइजर सिसोदिया ने जल्दी से कहा, मेरे स्वामी, याद रखें कि डेस्टिनी मास्टर्स डेस्टिनी हॉल का प्रतिनिधित्व करते हैं। विपिन की सहायता करने से विनाशकारी परिणाम होंगे। आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मिस की सुरक्षा करना है। मैं समझता हूं। राजा अथर्वराज ने सिर हिलाया। उसकी नजर तेज थी। सिटी लॉर्ड के मेंशन के विशेषज्ञों को इकट्ठा करो और उन्हें मित्तल फैमिली के पास भेजो। उन्हें बताओ कि सिटी लॉर्ड का मेंशन राजा भुवनेश्वर के फैसलों का बिना शर्त समर्थन करेगा। हां, एडवाइजर सिसोदिया ने राहत की सांस ली, थोड़ी उलझन के साथ। और आप, सिटी लॉर्ड? मैं राशि को ढूंढकर सबसे पहले उसे घर लाऊंगा। अन्यथा अगर हम उसके टीचर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वह विरोध कर सकती है, जिससे और ज्यादा संघर्ष हो सकता है। राजा अथर्वराज ने कहा, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि उनके स्वामी ने एक महत्वपूर्ण क्षण में एक बुद्धिमान निर्णय लिया था, लियाओ शिकवान ने सिर हिलाया। मैं तुरंत इस पर काम करूंगा। उसके जाने के बाद राजा अथर्वराज ने गहरी सांस ली, रात के कपड़े पहने और तेजी से व्हाइट रॉक अकादमी की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बेटी के घर पहुंच गया। पिताजी, आप यहां क्यों हैं? राशि उसे अंदर आते देख आश्चर्यचकित होकर खड़ी हो गई। तुम 4 सितारा लेवल की मिडिल स्टेज तक पहुंच गई हो? उसकी अनियंत्रित, विशाल और शक्तिशाली आभा को देखकर राजा अथर्वराज चकित रह गया। 2 दिन पहले उसने एक प्रसिद्ध युद्ध में 3 सितारा लेवल के शिखर को प्राप्त करने की खबर सुनी थी। उसने सोचा था कि वह अगले कुछ दिन अपनी साधना को मजबूत करने में बिताएगी, लेकिन न केवल उसने सफलता प्राप्त की, बल्कि वह ओरिजिन कोर क्षेत्र के 4थे स्तर तक आगे बढ़ गई। यह ताकत संभवतः रुद्र जैसे कुछ वरिष्ठ स्टूडेंट से भी अधिक मजबूत थी। जब टीचर को पता चला कि मैं 3 सितारा लेवल के शिखर पर पहुंच गया हूं, तो उन्होंने विशेष रूप से मेरे शरीर के अनुकूल एक 4 सितारा लेवल टेक्निक बनाई, जिससे मुझे जल्दी से आगे बढ़ने में मदद मिली। राशि ने बताया, जब उसने अपने टीचर का जिक्र किया तो उसकी आंखें प्रशंसा और सम्मान से भरी हुई थीं। उसके टीचर ने जो तकनीकें सिखाईं, उनसे उसे न केवल तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली, बल्कि बिना किसी दुष्प्रभाव के भी। जितना ज्यादा उसने अभ्यास किया, उतना ही उसे उनके गहन ज्ञान का एहसास हुआ। एक स्थिति है, मैं आपके विचार सुनना चाहूंगा। राजा अथर्वराज ने उसकी ओर देखा और एडवाइजर सिसोदिया ने जो समझाया था उसे याद किया। यही स्थिति है। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हो। तुम जो भी चुनाव करोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपनी बात खत्म करते हुए राजा अथर्वराज ने उसे गंभीरता से देखा। वह जो भी निर्णय लेती, वह उसका समर्थन करता
और उसके परिणामों से निपटने की पूरी कोशिश करता। यह उसके लिए उसका प्यार और सम्मान दोनों था। मैं राशि का चेहरा पीला पड़ गया। एक ओर उसके पूज्य टीचर विपिन थे, दूसरी ओर डेस्टिनी हॉल। उसे क्या चुनना था? काफी देर बाद राशि ने अपने दांत भींचे और एक सांस छोड़ते हुए कहा, पिताजी, आपने एक बार मुझसे कहा था कि लोगों को दयालुता याद रखनी चाहिए और सिद्धांतों के साथ काम करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल, मनुष्य और जानवरों के बीच का अंतर मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अगर हम उन्हें त्याग देते हैं तो हम जानवरों से बेहतर नहीं हैं। राजा अथर्वराज ने सिर हिलाया। उस मामले में राशि की आंखें दृढ़ हो गईं। मैं टीचर विपिन के साथ खड़ा होना चाहता हूं। अगर वह पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो मैं उसका बचाव करूंगा, उसके लिए वकालत करूंगा और उसका बदला लूंगा, भले ही इससे मुझे खतरा हो। जैसा कि मेरी बेटी से उम्मीद थी, उसे यह चुनाव करते देख राजा अथर्वराज ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यदि उसने एडवाइजर सिसोदिया द्वारा सुझाया गया दूसरा रास्ता चुना होता तो वह उसका समर्थन करता, हालांकि उसे कुछ निराशा भी होती। कोई व्यक्ति अपने लिए, दूसरों के लिए या लाभ के लिए चीजों का त्याग कर सकता है, लेकिन अपनी मानवता के लिए कभी नहीं। पिताजी, क्या आप मेरी पसंद से सहमत हैं? राशि आश्चर्यचकित था। बिल्कुल, राजा अथर्वराज ने सिर हिलाया। अगर कोई छात्र अपने टीचर की रक्षा नहीं करेगा जिसने उनकी मदद की है तो जीवन का क्या अर्थ है? धन्यवाद पिताजी। राशि की आंखें लाल हो गईं। मुझे डर है कि मैं तुम्हें नीचे खींच लूंगा। राजा अथर्वराज मुस्कुराई। तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे कैसे नीचे खींच सकती हो? सच में डेस्टिनी हॉल जो कुछ भी करता है वह सही नहीं होता। पिछले कुछ सालों में उन्होंने भी अत्याचार किए हैं। पिताजी, राशि उनकी बाहों में गिर पड़ी। अब बहुत हो गया, खुद को तैयार करो। मैं जाकर टीचर को सूचित करूंगा और उसे व्हाइट रॉक सिटी छोड़ने की सलाह दूंगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो लड़ाई हो सकती है और उसे अपनी पूरी ताकत और ध्यान लगाना होगा। धीरे से उसे दूर धकेलते हुए राजा अथर्वराज ने उसे स्नेह से देखा। ठीक है, राशि ने सिर हिलाया। अपना निर्णय तय करने के बाद राजा अथर्वराज तुरंत वहां से निकलकर डीन के कार्यालय की ओर चला गया। अब वह जानना चाहता था कि इस स्थिति में डीन क्या विकल्प चुनेंगे। डीन ने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से राजा भुवनेश्वर की सहायता के लिए किसी को भेजूंगा और उनके सभी आदेशों का पालन करूंगा। व्हाइट रॉक अकादमी पहले से ही डेस्टिनी हॉल के प्रति बहुत आभारी है, इसलिए हम बिना किसी हिचकिचाहट के उनके द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश का पालन करेंगे। राजा अथर्वराज ने सिर हिलाया और आगे कोई टिप्पणी नहीं की। प्रत्येक व्यक्ति का अपना मार्ग था, इसमें हस्तक्षेप करना उसका काम नहीं था। उस स्थिति में मैं भी तैयारी करूंगा। विपिन को भागने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राजा अथर्वराज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। डीन ने सहमति में सिर हिलाया। सिटी लॉर्ड के जाने के बाद डीन ने वाइस प्रिंसिपल केशव की ओर मुड़कर पूछा, आप क्या सोचते हैं?
वाइस प्रिंसिपल केशव ने उत्तर दिया, क्या राजा भुवनेश्वर और टीचर विपिन के बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है? क्या हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए? डीन ने अपना सिर हिलाया। आप राजा भुवनेश्वर से पहले कभी नहीं मिले हैं। मैं उसे सालों से जानता हूं। वह सत्ता के मद में चूर है, जिद्दी है और सुनने को तैयार नहीं है। डीन ने, तो फिर हम क्या करें? वाइस प्रिंसिपल केशव चिंतित था। यह सरल है। आज से मैं डीन के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप कार्यभार संभालेंगे। फिर सभी बुजुर्गों के साथ आप राजा भुवनेश्वर के पास जाएंगे। उनके निर्णयों के लिए अपना समर्थन व्यक्त करेंगे, जबकि मैं टीचर विपिन को ढूंढूंगा और उन्हें व्हाइट रॉक सिटी छोड़ने की सलाह दूंगा। उसे जाने को कहो। वाइस प्रिंसिपल केशव अचंभित रह गया। हां, डीन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर वह व्हाइट रॉक सिटी छोड़ देता है तो राजा भुवनेश्वर उसे नहीं ढूंढ पाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इससे व्हाइट रॉक अकादमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह मैं उसे सफलता पाने में मेरी मदद करने के लिए चुका दूंगा, और अगर चीजें अलग हो जाती हैं तो मैं अकेले ही इसके परिणाम भुगतूंगा। इसमें अकादमी शामिल नहीं होगी। लगता है मित्तल भूल गई। डीन कालराज कौन है? उन्हें फिर खून से कीमत चुकानी पड़ेगी।